हाँ, आज हम कक्षा 9th में पढ़ेंगे पाठ 3 परमाणु एवं अणु। परमाणु व अणु के बारे में अपन ने छोटी कक्षाओं में भी थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा था। आज उसके बारे में और अपन डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राचीन भारतीय और ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात व अदृश्य रूप में हमेशा चकित होते रहे हैं। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले ही लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। भारत में भी दार्शनिक वैज्ञानिक रहे थे महर्षि कणाद। उन्होंने सर्वप्रथम इसके बारे में परमाणु के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था, यदि हम द्रव्य के को विभाजित करते जाएं तो हम छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे और अंत में एक सीमा ऐसी आएगी जब हम कण को पुनः विभाजित नहीं कर सकते। अर्थात वो जो अविभाज्य कण हैं, उस अविभाज्य कण को ही फिर परमाणु यहाँ पे कहा गया। एक अन्य भारतीय दार्शनिक था पक्कुधा कात्यायान। इन्होंने भी इस मत को विस्तृत रूप से समझाया और कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप से पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूप में प्रदान करते हैं। तो ये तो ही बात अपने भारतीय वैज्ञानिकों ने की। अब दार्शनिक यहाँ पर इसके बाद में जो कुछ दार्शनिक थे ग्रीक के, उन्होंने भी अपने अपने सुझाव यहाँ पर दिए। इसमें एक था दार्शनिक डेमोक्रिटस और एक ल्यूसिपस। इन्होंने सुझाव दिया कि यदि हम द्रव्य को विभाजित कर दे जाए तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब हम कण को विभाजित नहीं कर सकते। और उन्होंने इसी अविभाज्य कण को परमाणु, या परमाणु का मतलब होता है अविभाज्य, यहाँ पर कहा गया। परंतु ये जितने भी विचार थे ये सब दार्शनिक विचारों पर, आध्यात्मिक विचारों पर आधारित थे और इनका कोई विशेष वैज्ञानिक वैधता उस समय इनकी नहीं थी और 18वीं शताब्दी तक इस पर भी कोई प्रयोग नहीं हुए थे। 18वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों ने तत्वों और यौगिकों के भेद को समझा और स्वाभाविक रूप से ये पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व और यौगिक जो है ये किस प्रकार से, या तत्व किस प्रकार से संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। वैज्ञानिक एंटोनी एल लवाइजिए ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण उस समय नियम स्थापित किए जिन्हें हमारे रासायनिक विज्ञान को एक प्रकार से आधार प्रदान किया। इसका जो पहला नियम था वो था रासायनिक संयोजन का नियम। रासायनिक संयोजन का नियम जो प्रस्तुत करने वाले थे लवाइजिए और जोसेफ एल प्रावास्ट, इन्होंने दोनों ने मिलकर के और इस नियम को यहाँ पर दिया था। इसमें एक तो होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान के संरक्षण के नियम में जब जैसे कि अपन ने दो रासायनिक पदार्थों को आपस में मिला दिया, मिलाने के बाद में उनमें रासायनिक क्रिया होती है और रासायनिक क्रिया के होने के बाद में पर जब कोई नया पदार्थ बनता है तब उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात जब रासायनिक परिवर्तन या संपन्न होता है तो उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और इसी को ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा गया। जिस प्रकार से यहाँ पर प्रयोग में दिखाया गया है, दो पदार्थों को, एक तो बीकर है उसमें एक परखनली डाल दी गई है, परखनली के अंदर में दूसरा पदार्थ रखा हुआ है, फिर इसका वजन कर लिया गया। बाद में जब दोनों की क्रिया करवाई गई और क्रिया करवाने के बाद में जब नया पदार्थ बन जाता है और फिर इसका वजन अपन करते हैं तो दोनों का पहले का द्रव्यमान और वर्तमान का जो द्रव्यमान है वो दोनों बराबर आता है। अर्थात द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सर्जन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का मतलब यहाँ पे होता है कि जैसे जल एक प्रकार का यौगिक है और जल में दो तरह के तत्व मिले हुए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन है उन दोनों का जो द्रव्यमान के जो अनुपात होता है वो 1:8 होता है।
यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है और ऑक्सीजन 8 है। ये इनका द्रव्यमान है। अब जल कहीं से भी अपन प्राप्त करें, चाहे कोई भी स्रोत हो, चाहे कहीं से भी अपन प्राप्त करें, हमेशा जल का जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा 1:8 ही होता है। चाहे जल का कोई है ना यहाँ पर इसी प्रकार से, जैसे यहाँ पर यदि 9 ग्राम जल को अपन अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगी और 8 ग्राम जो है अपन को ऑक्सीजन प्राप्त होगी। इसी प्रकार से अमोनिया है। अमोनिया में 2 तरह के तत्व हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और इसमें जो द्रव्यमान का जो अनुपात है वो 14:3 है। अब अमोनिया अपन कहीं से भी प्राप्त करें या किसी प्रकार से निर्मित करें, हमेशा हमें अमोनिया में दोनों गैसों का अनुपात जो है वो 14:3 ही मिलेगा। इन दोनों उदाहरणों से अपन को निश्चित हो जाता है कि इस प्रकार से व्यक्त किया गया किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। पर ये जब इस प्रकार के जब नियम बने, नियम की व्याख्या करने की बात चली कि इनकी व्याख्या किस प्रकार से की जाए, तो व्याख्या करने के लिए और हम आगे बढ़ते हैं। तो जब इस प्रकार की जब बातें चल रही थी तो उस समय एक साइंटिस्ट यहाँ पर आ जाता है, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ही वो वैज्ञानिक था जिसने सर्वप्रथम रासायनिक रूप से या प्रयोगों के द्वारा इस प्रकार को सिद्ध किया था कि पदार्थ का जो सूक्ष्मतम कण जो होता है या अविभाजित कण होता है वह परमाणु होता है और इसे परमाणु नाम दिया गया। बाद में इसे ही जो अभी अपन ने कहा रासायनिक संयोजन के नियम, उसके अनुसार भी इसको यहाँ पर युक्ति संगत इसकी व्याख्या की गई। डाल्टन ने फिर इसके बाद में एक परमाणु सिद्धांत दिया। परमाणु सिद्धांत के अनुसार में पदार्थ जो होता है वो सूक्ष्म कणों से बना होता है जिसे हम परमाणु कहते हैं। और इसके ये जो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है इसके अंदर में इसने 6 बिंदु अपन को बताए। 6 बिंदुओं में जो 6 बिंदु बताए उसमें सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सर्जित किए जा सकते हैं और न ही उनका विनाश किया जा सकता है। दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। ये भी जैसे अपन दोनों सिद्धांत पढ़ के आए उसी के अनुसार में यहाँ पर उसी के आधार पर ये 6 बिंदु बताए गए। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो उनके रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। अर्थात परमाणु जो है वो मिलकर के आपस में या संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार हमेशा निश्चित रहता है। ये जो 6 बातें जो निकल करके आई है वो जो 2 सिद्धांत अभी अपन ने पढ़े उसी के आधार पर यह परमाणु सिद्धांत दिया गया। अब हम बात करेंगे परमाणु क्या होता है और कैसा होता है। तो अपन सामान्यतः कह सकते हैं कि जैसे एक अपना मकान होता है, मकान की जो एक इकाई होती है वो ईंट होती है या फिर और भी कहें अपन तो एक रेत होता है, रेत का छोटा सा कण होता है। उसी प्रकार से अपने शरीर की अपना पूरा जो शरीर होता है उसकी भी एक मूलभूत इकाई होती है जिसको हम कोशिका कहते हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं कोई भी जो पदार्थ होता है उस पदार्थ की जो रचनात्मक इकाई है वो रचनात्मक जो इकाई है वही परमाणु कहलाती है। यानी परमाणु किसी भी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई होती है। पर जब अपन बात करते हैं यहाँ पर ये इतना ही तो सोचने में आता है कि इनका साइज़ क्या होता होगा, ये कितने बड़े होते हैं। तो सामान्यतः परमाणु बहुत छोटे होते हैं और इनकी इतनी छोटे होते हैं कि इनकी अपना तुलना भी या
कल्पना अपने से बाहर यहाँ पर हो जाती है। एक सिंपल यहाँ पर कहें कि लाखों परमाणुओं को जब अपने एक के ऊपर एक चढ़ा देते हैं तो केवल मात्र उससे कागज़ की जो मोटाई होती है ना, ऐसी सीट यहाँ पर पतली परत बन पाती है। और इस कारण से अपन जो परमाणु की जो त्रिज्या है उसको नैनोमीटर में मापते हैं। नैनोमीटर क्या होता है? तो नैनोमीटर जो होता है वो 1 मीटर का 10 करोड़वां भाग होता है। इसको मैं बोलता है 10 की पावर -9। तो 10 की पावर -9 मीटर जो है वो 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। और इसी आधार पर अलग अलग परमाणु की जो त्रिज्याएँ होती हैं वो अलग अलग होती है। जैसे हाइड्रोजन परमाणु की 10 की पावर -10 मीटर होती है, जल अणु की 10 की पावर -9 होती है, हीमोग्लोबिन अणु 10 की पावर -8 होती है, रेत के कण की 10 की पावर -4 होती है, और चींटी जो होती है वो 10 की पावर -3 होती है, सेब की जो है वो 10 की पावर -1 होती है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की ये जो त्रिज्या अपने दे रखी है, तो आप सोच सकते हैं कि सेब जो होता है उसकी 10 की पावर -1 है। वहीं पर हाइड्रोजन का जो परमाणु है वो 10 की पावर -10 है। यानी जो सेब है, सेब का जो त्रिज्या है उसका 10 करोड़वां भाग वो किसके बराबर है? हाइड्रोजन परमाणु के बराबर है। तो जब परमाणु को अपन इतना सूक्ष्म होता है तो हम इसे नगण्य मान सकते हैं। अब इसके बारे में क्यों सोचें? इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणु से बना होता है। चाहे हम उसे नहीं देख सकते फिर भी वह यहाँ पर विद्यमान है, और हमारे जो प्रत्येक क्रियाकलाप है, प्रत्येक जो क्रियाएं होती हैं, प्रत्येक जो पदार्थ है, उन सब के अंदर में परमाणु मौजूद होता है। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्व की सतह को आवर्धित करके प्रतिबिंबों की इसको यहाँ पर देखा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर एक सिलिकॉन की सतह यहाँ पर बता रखी है, इसमें भी कई प्रकार के यहाँ पर परमाणु होते हैं। अब धीरे धीरे बात चले कि इन परमाणुओं का किस प्रकार से अध्ययन किया जाए। तो अध्ययन करने के लिए कहा गया यहाँ पर कि इन परमाणुओं को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाए। तो प्रदर्शित करने के अलग अलग तरीके अलग अलग समय पर आए। तो डाल्टन ने जब सबसे पहले जब तत्व के विशेष प्रतीक बनाए, तो बोले प्रतीक का मतलब यहाँ पे होता है कि उनको उस हिसाब से या उस आधार पर उनको माना जाए। जैसे हाइड्रोजन के लिए इस प्रकार का बनाया, कार्बन के लिए, ऑक्सीजन के लिए अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ जो है वो इस प्रकार से बनाए। पर इन आकृतियों को बनाना, याद रखना ये बड़ा कठिन हो जाता था। तो बाद में एक साइंटिस्ट आया, ब्रिजिलियस ने तत्व का विशेष तरीके से जो है उनका प्रतीकों का निर्माण किया। प्रतीकों का निर्माण किस प्रकार से किया? तो उसने कई प्रकार से कहा कि यहाँ पर कि पहला नियम तो ये बनाया कि यदि उनका जो अंग्रेजी नाम है, अंग्रेजी के नाम का जो पहला अक्षर है, उस पहले अक्षर को उसका प्रतीक मान लिया जाए। जैसे हाइड्रोजन के लिए H होता है तो H हो गया यहाँ पर, ऑक्सीजन के लिए O होता है तो ऑक्सीजन के लिए हो गया, नाइट्रोजन के लिए N होता है तो नाइट्रोजन के लिए N मान लिया गया। इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया। लेकिन कुछ तत्वों के नाम उनके उत्पत्ति के आधार पर, उनके रंगों के आधार पर, और कुछ तत्वों के जो नाम हैं वो लैटिन भाषा के आधार पर रखे गए। तत्वों के जो नामों को स्वीकृति प्रदान करती है, उनके प्रतीकों को, मात्रकों को जो स्वीकृति प्रदान करती है, उसके आधार पर एक संस्था बनाई गई, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। ये एक वैज्ञानिक संस्था है और ये वर्तमान में तत्वों के नामों को, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। इसमें कहा गया कि जैसे अभी अपन ने बताया कि पहला अक्षर है ना, उसका यहाँ पर जो होता है वो उसका प्रतीक होता है। कभी कभी किसी में यदि 2 अक्षर आ जाते हैं तो पहला अक्षर कैपिटल में लिखा जाएगा और दूसरा जो है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। इस आधार पर उनके यहाँ पर बनाए गए।
कुछ तत्वों के जो प्रतीक है अंग्रेजी नामों के प्रथम व बाद में आने वाले किसी अक्षर को संयुक्त करके बनाया जाता है। उदाहरण क्लोरीन है, जिंक इत्यादि है। और इन अन्य तत्वों के जो प्रतीक हैं वो लैटिन, जर्मन और ग्रीक भाषाओं में भी यहाँ पर बतलाया गया। लोहों के लिए जैसे Fe होता है, लैटिन नाम फेरम से उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार से सोडियम का नाम Na से होता है। पोटेशियम का जो प्रतीक है वो K होता है। अब ये नेट्रियम और केलियम से उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से कुछ जो नाम होते हैं वो लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषा के आधार पर भी रखे गए। चूँकि यहाँ पर ये पूरी सारणी यहाँ पर दी गई है, देखिए यहाँ पर इसमें जो सभी तरह के यहाँ पर जो अपने लगभग नाम हैं उनके प्रतीक, एल्यूमिनियम के Al है, आर्गन का Ar है, बेरियम का Ba है, बोरोन का B है, ब्रोमीन का Br है। इस प्रकार से जो है अपने यहाँ पर नाम दिए गए। तो इसमें जो कुछ नाम है वो उस पदार्थ के पहले अक्षर से संबंधित है, कुछ नाम दो अक्षर से संबंधित है, लेकिन उसमें पहला जो अक्षर है वो कैपिटल होता है और जो दूसरा अक्षर होता है वो स्मॉल लेटर होता है। कुछ जो तत्व हैं उनके जो नाम होते हैं वो लैटिन भाषा में या अन्य प्रकार से यहाँ पर रखे गए हैं। जैसे स्वर्ण गोल्ड को Au नाम है यहाँ पर। Au जो होता है ओरम के आधार पे कहा गया है। ओरम जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। ओरम का मतलब पीला होता है। इस प्रकार से रंगों के आधार पर नाम रखे गए। सिल्वर है Ag, इसको पढ़ना अर्जेंटम कहते हैं। अर्जेंटम शब्द जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। सोडियम है, सोडियम के लिए Na रखा गया। नेट्रियम है ना, इस प्रकार से। कॉपर है, कॉपर का Cu है ना, यहाँ पर ये साइप्रस से बना हुआ शब्द है। साइप्रस स्थान का नाम है और उसके आधार पर यहाँ पर Cu यहाँ पर रखा गया। तो इस प्रकार से अलग अलग तत्वों के नाम जो है वो अलग अलग प्रकार से। तीन सिद्धांत यहाँ पर। पहला तो है कि अंग्रेजी के नाम का पहला जो है अक्षर है वो कैपिटल के रूप में। दूसरा, कुछ के नाम जो है वो दो अक्षर में, और कुछ के नाम जो है वो उनके लैटिन भाषा के, ग्रीक भाषा के नाम पर, और कुछ के नाम जो है उनके रंगों या स्थान के आधार पर दिए जाते हैं। तो भी यहाँ तक है। अब अगले टॉपिक में अपन लेंगे परमाणु द्रव्यमान।